स्टार्टिंग आपने तुमसे। एनडीए सर एनडीए और यूपीए की फुल फॉर्म पूछी थी। हाँ, एनडीए और यूपीए के फुल फॉर्म पे भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये तो कर लें, थोड़ा सा चैप्टर पहले फिनिश कर लें एक बार, फिर यस करते सर। हैं ना। यस सर। ओके, चलो तो पढ़ो। सर कौन? ये जो बच्चा सबसे लास्ट में आकर पूछ रहा था कि सर अभी सर क्लास मैं कहाँ थी, कृष्णा। यस सर। सर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, वही तो स्क्रीन है, तो वहीं से शुरू करेंगे। ओके सर। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट किस ऑफ बच्चे ने टीवी चला रखा है पीछे? सर क्या? किसी बच्चे के पीछे से टीवी की आवाज आ रही है मेरे को। अगर किसी के यहाँ चल रहा है तो प्लीज माइक ऑफ कर लो अपनी तरफ से। ठीक है, पढ़ो। Okay, sir. Supreme Court is the highest court appeal in civil and criminal cases, not under the control of the legislative or the executive. Hence, independent ju- judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by the President on the advice of PM and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court, Senior Judge of the SC selects the new judge of the SC and the High Court. Very difficult to remove the judge of the SC or the High Court. A judge can be removed by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament. Impeach: to charge an important public figure with serious crime. Motion: a formal proposal that is discussed and voted on at a meeting. Have the power to inter सही क्या है? impeach या inter sir? इंटरप्रेट। Okay, sir. Interpret the constitution of the country. Of the country, it means that the Supreme Court and the High Court can declare invalid and law of legislature or the actions of the executive, whether at the union level or at the state level. If such law or action is found to be against the consultation, this is also called judicial review. तो यहाँ Sir, judicial review. क्या नीचे होता है कर दीजिए. तो बस अभी इसको इतना ही पढ़ ले पहले, या पूरा? चलो इसको कर लो पहले। ठीक है। Yes, sir. The Supreme Court has also ruled that the core or basis principles of the Constitution cannot be changed by the Parliament. It acts as the guardian of the fundamental rights. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest litigation. This check malpractices on part of public officials, and thus judiciary enjoys a high level of confidence among the people. Done. चलो इसको अब जरा शुरू से समझने की कोशिश करते, ठीक है। जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज सुप्रीम है तो ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। Yes, sir. तो कोर्ट है अपील करने का इंडिया में, सिविल अपील हो या फिर क्रिमिनल केसेस की अपील हो। अच्छा, ये थोड़ा सा भी जस्ट एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जैसे किसी का मर्डर हो गया, चोरी हो गया, ठीक है,
इस तरह की चीजें होती हैं, वो क्रिमिनल केसेस हैं। यस सर। और सिविल केसेस होते हैं जैसे किसी जमीन पर दो भाई हैं, दोनों का आपस में बंटवारा लेकर के कोई सीन है, ठीक है, या डाइवोर्स के केसेस है, तो वो सब फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट में आते हैं। और क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, इस तरह की चीजें हो गई, ठीक है। Okay, sir. ओके, नो नॉट अंडर द कंट्रोल लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, हैंस इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली ये किसी लेजिस्लेचर उसके अंडर या फिर एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं आता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि 3 मेजर पार्ट्स हैं इसके, तो तीसरा पार्ट जुडिशरी है, ये किसी के अंडर नहीं जाता, तीनों ये इंडिपेंडेंट ही है, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। Yes, sir. Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by the President on the advice of PM and in consultation with Chief Justice of Supreme Court. Senior Judge of Supreme Court selects the new judges of Supreme Court and High Court. होता क्या है, वही बात है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, मतलब फाइनल सिग्नेचर जो है वो अपॉइंट करता है, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन सबसे मेजर रोल इसमें कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि वो सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी बेसिस पर, चाहे मेच्योरिटी के बेसिस पर या फिर किसी भी और बेसिस पर, पर्सनल बेसिस पर, किसी भी जजेस के पैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए, इतने जजेस न्यू हाई कोर्ट्स में जाने चाहिए, और वो एक लिस्ट बना करके प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर उनको फिर अपने इंटेलिजेंस के लेवल पर आगे फॉरवर्ड करते हैं कि ये जजेस को हम यहाँ अपॉइंट करवाने के लिए आपसे सिफारिश करते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट उन लोग को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बहुत डिफिकल्ट होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करवाना। इसमें क्या करना पड़ता है, दोनों हाउसेस का जो पार्लियामेंट जो होता है ना, दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को 2/3 मेंबर्स दोनों के, यानी अगर टोटल नंबर ऑफ कुछ बैठ करके 800 के आसपास बैठता है तो 2/3 कितना हुआ सर 600 सर 600। हाँ, मतलब उतना ही लगभग, 600 तो नहीं हुआ, 3/4 होगा, 3/4 हो गया 600 तो, लेकिन हाँ मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लगभग 500 550 के आसपास बनेगा नंबर। तो उतने मेंबर्स चाहिए कि अगर किसी को हटाना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है। हुआ है पास में शायद हुआ होगा, मैं अभी तुम्हें एग्जांपल देख के बता दूंगा, ठीक है। हालांकि इम्पीचमेंट करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन सभी जजेस जा पाते नहीं जा पाते, ये थोड़ा एक ट्रिकी मैटर बन जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतने मेंबर्स को एक साथ कहीं सर पर। मुझे याद है सर, एक टाइम में हुआ था सर, पर सर जब तक जाता राज्यसभा और लोकसभा में सर उससे पहले रिजाइन कर दिया उन्होंने। 1 मिनट दीजिए, मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ आपको। सर बट सर एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है सर, कभी नहीं लिखा है कि इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यस सर, वो Yes, sir. वो वही बोला ना कि ऐसा मुश्किल ही है होना। अगर नहीं केसेस तो हुए हैं, पहले ये रिजाइन मुझे कर पता दिया, है, लेकिन किसी को जज को हटाया नहीं जा सका, ये कंफर्म है मुझे। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, ये जो जजेस हटाते हैं, जैसे सर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद रैटिफिकेशन। तो सर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्पेशल मेजॉरिटी से होता है ना? स्पेशल मेजॉरिटी तो होती है बेटा, दोनों में हाउसेस का 2/3 मेंबर्स, यही तो स्पेशल मेजॉरिटी है। यस सर, इसलिए पूछा सर। नहीं, इस तरह का कोई एग्जांपल तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, कि जिसमें किसी जज, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी जज को ऐसा निकाला नहीं गया है। यस सर, एनसीईआरटी में भी यही दिया। सर नहीं निकाला गया अभी तक तो, ऐसे इम्पीचमेंट से नहीं निकाला गया, कुछ Yes, रिटायर sir. हो गया, डेथ हो गई, लेकिन निकाला नहीं गया किसी को। सर एक वी रामास्वामी के केसेस तो हुए हैं, लेकिन वो एग्जांपल दिख रहा है। जो मोशन होता है ना, वो पास नहीं हो पाया, ये तो मुझे कंफर्म है। यस सर, निकाला नहीं गया, लेकिन किसी के पास केसेस भी नहीं हुए, उसका मैं एग्जांपल ढूंढ रहा था कि कोई एक आध इस पे, क्योंकि केसेस। सर एक वी रामास्वामी दिखा है। हाँ सर वी रामास्वामी उसमें आ रहा है, उसके खिलाफ हुई थी 2011 में। रामास्वामी एक, हाँ वेंकट रामास्वामी है, एक Yes, sir, चीफ
चीफ जस्टिस है सुमित्रा सेन, ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज थी, ठीक है। हालांकि उनको सक्सेसफुली इम्पीच कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नहीं किया गया। यस सर, वी रामास्वामी के खिलाफ किया तो गया था। यस सर, सुप्रीम कोर्ट के थे। Justice Ramaswamy of Supreme Court faced such a motion. Inquiry committee found the charges against him were valid. However, the motion to impeach did not get the required support in Lok Sabha. ठीक है। लेकिन सर वी रामास्वामी एक बार शायद स्पीकर या चेयरपर्सन रहे ना लोकसभा या राज्यसभा के, ऐसा है कैसे? क्योंकि ना ये जो थे वी रामास्वामी, अक्सर ऐसा होता है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होते हैं या फिर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, इन लोग को राज्यसभा भेज दिया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा भेजने के बाद वहां पर आप उनके राज्यसभा के तो नहीं शायद बन भी सकते, क्योंकि अगर वो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो राज्यसभा के अपने आप ही बन जाएंगे, ठीक है। सर वी रामास्वामी, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, या तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, मतलब राज्यसभा के चेयरपर्सन, या फिर लोकसभा के स्पीकर बने हैं। एक मिनट, मेरे को कंफर्म करो, बच्चा कौन बोल रहा है? लाव्या? नहीं सर, सत्यम गोयल। सर मैंने 7th या 8th क्लास में पढ़ा था। हाँ नहीं बोल तो बेटा तू बिल्कुल सही रहा है, मैं भी एक बार कंफर्म कर देता हूँ, एक मिनट दो मेरे को। ऐसा कुछ लोकसभा ही कॉन्स्टिट्यूटेड। अच्छा, ये लोकसभा इलेक्शन में एडीएमके की तरफ से लड़े थे इलेक्शन, लेकिन हार गए थे, तो ये कभी एमपी बन नहीं पाया, इसका मतलब है। तो कुछ और तुम्हें याद होगा। ओके सर। चीफ जस्टिस हाईएस्ट रहे हैं, इनका जो हाईएस्ट वो था वो ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भी नहीं रहे। चीफ जस्टिस ये पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में रहे, ठीक है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जज रहे हैं, पैनल में रहे होंगे बस, ठीक है। और हाई कोर्ट की एक जज के खिलाफ ये हुआ है और वो सक्सेसफुल भी रहा था, सुमित्रा सेन, ये 2011 का है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ईडी एक और भी है सर, पीडी दिनाकरन सर, इनके साथ भी हुआ था, लेकिन ये शायद नहीं हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ ना बेटा, वो सक्सेसफुल हुआ। ये भी सर हाई कोर्ट थे, हाई कोर्ट के थे। सर प्रूफ्स अच्छे से नहीं मिल पाते, और मिलते भी हैं तो लोकसभा राज्यसभा बीच में आ जाता है। फिर मेन चीज तो प्रूफ्स का है, और मान लीजिए प्रूफ मान भी लिया, मिल गए, तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, 550 लोगों को एक साथ एक मत करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी पार्टी के लिए। जैसे कि अगर अब बीजेपी चाहे तो शायद कर ले, क्योंकि इनके पास लगभग 300 वोट तो लोकसभा में ही है। यस सर, 350 के आसपास है इनके सारी पार्टीज के मिलाकर के, 330 के आसपास, 335, ठीक है। और उधर इनको फिर कितने चाहिएंगे? 200 के आसपास। नहीं, अभी वहां नहीं हो पाएंगे, मुश्किल ही हो पाएगा, वहां भी राज्यसभा में उतने नहीं है। नहीं हो जाएगा ना? यस हो जाना सर, चाहिए। वो तो यस सर, वो बाकी पार्टीज के सर बस सुमित्रा सेन को ही निकाला गया है। हाँ हाँ हाँ। और तो सर इनको निकालते क्यों है, मतलब ये ऐसा काम क्या करते हैं? अब करप्शन वगैरह के चार्जेस होते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी के खिलाफ कोई इन्होंने डिसीजन दे दिया जो कि रूलिंग पार्टी है, जिसके पास पावर भी है, निकाल देगा। अपने पर्सनल खुन्नस भी होती है कई बार सच में उनके ऊपर केसेस होते हैं वो सही होते हैं। मान लीजिए उनके ऊपर किसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसी भारत के बारे में, या कोई वो उसे लीक कर रहे हैं किसी पड़ोसी मुल्क के साथ, ठीक है, ट्रीजन वगैरह कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके चार्जेस अगर वो प्रूव होंगे तो ऑब्वियसली निकालेंगे यार, ठीक है। भाई गलत तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि जज बन गए तो वो कभी गलत नहीं हो सकते। पर सर रूलिंग पार्टी के ऊपर कोई गलत वो फैसला, मतलब सही फैसला देते हैं लेकिन उन्हें पसंद नहीं आता। हाँ, मतलब उनके हिसाब से गलत होता है वो फैसला, रूलिंग पार्टी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कह दें
कि मोदी जी का जो सिलेक्शन है वो गलत है, वो सही नहीं है बंदा, उन्हें हटा दो, ठीक है। वो हटाने का ऐसा कुछ रूलिंग आ जाए, कुछ भी मतलब खराब आ जाए जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा हो, तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वाले करेंगे ठीक है ज्यादा बोल रहे हैं, इन्हीं को निकालो। यस सर। सर इन्हें हटाने के लिए मतलब लोकसभा या राज्यसभा में पहले इलेक्शंस होते हैं? इलेक्शन नहीं होगा, वोटिंग होगी बेटा। हाँ सर, वोटिंग। वो एक मोशन होता है, मोशन को वो पास और नो होता है, उसे पास करना या फिर फेल होना, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग उसको फेवर में वोट कर रहे हैं। हाँ जी सर। ओके सर वैसे जज ऐसा कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसको हटा दो, ऐसे पीएम को हटा दो, ऐसा उसके हो सकता है अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट का क्या होता है कि हाँ सर पीएम को हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यस सर, ऐसा हो सकता है क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि पीएम अच्छा नहीं है, पीएम को हटा दो, ऐसा हो सकता है? अगेन मैंने वही बोला, देखो अक्सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि किसी भी बड़े पोस्ट पे किसी व्यक्ति का अगर कोई बैठा हुआ है तो वो किसी दूसरे बड़े पोस्ट वाले व्यक्ति के ऊपर इस तरह के चार्जेस लगाता है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि पीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसी आईपीएस, आईएएस और आईपीएस पब्लिक आपस में नहीं लड़ते, यूजुअली नहीं लड़ते। ऑब्वियसली फ्रैक्शंस किसी में भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स कहीं भी आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा तब हो सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति केस कर दे कि इलेक्शन कमीशन को बोल दे कि भाई मोदी जी जो है वो इंडिया के वो ही नहीं है, सिटीजन ही नहीं है, ठीक है, और वो वैलिड ही नहीं है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जाए वो केस और वहां पर वो सही प्रूव हो जाए कि हाँ भाई मोदी जी जो है वो ही इज नॉट दी पर्सन ऑफ इंडिया। और सर सोनिया गांधी के साथ हुआ था ना, ऐसा कहते हैं। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी सर ने सर किया था पूरा। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने ऐसा कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ऐसा करा है। यस सर, बोला था मैं सुब्रमण्यम इनको नहीं स्वामी, बनने हाँ, दूंगा। यस सर, बोला था मैं इनको नहीं लेकिन बनने दूंगा। मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैंने अब्दुल कलाम को पढ़ा है, अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं उन्हें बनाऊंगा नहीं। आई वाज रेडी टू अपॉइंट हर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने ये मैंने कहा कहीं पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं कहाँ पढ़ा है मैंने, लेकिन ही हैज सेड दिस कि आई वाज रेडी टू लाइक अपॉइंट हर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब राष्ट्रपति ने सुब्रमण्यम स्वामी का क्या वो उसमें इतना था, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि शायद वो ये सोच करके पीछे हट गई हूँ कि अभी अगर बवाल हो गया तो मेरे बेटे के लिए स्पेशल जगह नहीं बन पाएगी। उन्होंने शायद वो सोच करके अगर किसी पीएम या सीएम को हटाना है तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने एक ही दिन बोल दिया, उनका कुछ वो होता है ना, मतलब प्रोसीजर चलता है ना कि पहले मैंने बताया आपको दोनों तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक तो ये हो गया कि भैया किसी सिर्फ पीएम को ही हटाना है, नहीं तो उसके लिए अगर जैसे पीएम के खिलाफ किसी ने केस फाइल करा एंड वो अप्रूव, मतलब वो सही प्रूव हो गया, तब उसके बाद वो पीएम अपनी पोस्ट से एकदम तो नहीं हट सकता ना सर, उसका भी कुछ बात है। मैं वही बता रहा हूँ, नहीं हट सकते, क्यों नहीं हट सकते, वही मैं बता रहा हूँ क्या सीन होगा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ भी मोशन, इंपीचमेंट मोशन पास होगा वहां पर लोकसभा में, ठीक है, और जितने लोग उनके 2 and 4 वाले वो अगेंस्ट होंगे ना, फॉर एंड अगेंस्ट में होंगे, उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। लेकिन अगर कोर्ट में केस प्रूव हो गया, अगर एक तो होता है डायरेक्ट बस सिर्फ वहीं पे लोकसभा में हो जाए, एक हो गया कोर्ट में केस प्रूव हो गया, तो अगर आप तो आपका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। यस सर, बट सर मैंने कहीं सुना था, मतलब मैंने पढ़ा था कि ऐसे एकदम प्राइम मिनिस्टर एक ही रात में अपनी पोस्ट से नहीं हटता, वो 1-2 दिन या कुछ मतलब डेज लगते हैं उसको। नहीं मैं बताता हूँ मैं क्या होगा ना वहां पर उस केस में क्या होगा कि उस मेजोरिटी का जो पार्टी होगी ना, जिसके पास मेजोरिटी होगी, 272 वोट्स होंगे, उस पार्टी के प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट होते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो लेटर लिखेंगे और या फिर फोन जैसा भी इंफॉर्मेशन वो कैरी करवानी होगी वो करेंगे, और वहां से वो इंफॉर्मेशन ये जाएगी कि भैया यहाँ पर इस व्यक्ति का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो गया है, आप किसी और व्यक्ति को अपने कंसेंट से चुन करके हमारे पास भिजवा दीजिए लेटर। तो फिर वो लेटर सर ऐसे अगर बीजेपी के सर जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनके पास ऐसा ही केस हो जाता है और उन्हें हटा देते हैं पोस्ट से तुरंत, तो उधर जो मेजोरिटी पार्टी बीजेपी है वो अपने आप से उनके पास लेटर लिखेंगे प्रेसिडेंट, और वो कहेंगे कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी भेज, हाँ वो करो तो इसको मैं अपॉइंट कर दूं एज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो किसी को भी वो तो अपनी मर्जी से जो भी, हाँ जो भी एमपी हो, या फिर अगर कोई और भी है तीसरा बंदा जो एमपी नहीं है तो उसको भी वो कर सकते हैं, फिर उसे 6 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं पे
एमपी बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा में ओके कॉन्टेस्ट सर, करेगा समझ गया। सर एक इंसान सर ये पढ़ा हुआ है। और लोकसभा दोनों जगह सीट मतलब हो सकती है उसकी? लोकसभा राज्यसभा नहीं, एक जगह छोड़नी पड़ेगी बेटा। ओके सर। मैंने बताया था ना, उसका एग्जांपल भी मैंने उस दिन दिया था कि स्मृति ईरानी लास्ट इलेक्शन हार गई थी राहुल गांधी के अगेंस्ट, तो उनको राज्यसभा के थ्रू भेजा गया था, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में 4.5 साल बाद वो जीत गई, राज्यसभा से लाया गया था कैबिनेट में। तो वहां से उनको छोड़ करके वहां पे 6 साल का ईयर वो होता है ना अपना यस सर। वर्किंग, तो उन्होंने 1.5 साल 2 साल का छोड़ दिया था अपना राज्यसभा का, वहां से छोड़ करके उन्होंने लोकसभा ज्वाइन कर लिया। एंड ऐसा है। सर जैसे ये सचिन तेंदुलकर हो गए या कोई मतलब कोई ऐसे सेलिब्रिटीज हो गए जो एमपीज बन जाते हैं, तो इनकी वो आती है कि ज्यादा दिन तक मतलब वो अटेंड नहीं करते मीटिंग्स, तो ऐसे में कोई उनपे वो नहीं हो सकता? मैं बता तो रहा हूँ, होता क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थ्रू राज्यसभा होते हैं ना बेटा, वो नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है उनका, तो ठीक है। अब ऐसे में वो लोग ज्यादातर सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो वहां जाकर के सेशंस अटेंड करें, या तो फिर उनकी दिमाग में ये चीज होती है कि मैं क्यों जाऊं वहां तक, खामखा फालतू काम, तो कुछ होना नहीं, कुछ है नहीं, अपॉइंट ही क्यों किया तो जाता है? मैं बाहर एडवर्टाइजमेंट कर लूंगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, राइट। यस सर। तो थिंक इज लाइक दिस, यस सर। अपना अपना थॉट प्रोसेस है, कैसे क्या चीजें कोई इंसान करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग एक भी दिन मिस नहीं करते, राइट। सर ये तो गलत है ना, अगर वो हाँ, attend गलत, करे। बिल्कुल गलत है। एंड गलत सर है। और किसी देश में ऐसा होता है कि मतलब आप इलेक्शन में अगर खड़े हो रहे हैं तो आपकी इतनी वो होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखो बेटा, बहुत इस बारे में ना विचार हुआ है बहुत ज्यादा, कम से कम कई महीनों तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में जब मीटिंग चल रही थी, तो इस बारे में कई बार विचार विमर्श हुआ कि भाई हम क्या कोई एलिजिबिलिटी एजुकेशन भी रखेंगे किसी लीडर के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए, या कुछ ना कुछ एमपी के लिए कोई ना कोई एजुकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो लास्ट में ये सोचा गया कि भाई अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई फॉर्मल एजुकेशन बचपन में नहीं हुई है, राइट, यस सर। और लेकिन वो आगे आया है, समाज के परिस्थितियों से ऊपर उठ करके उसने चीजें करी हैं, और वो कहीं ना कहीं उन लोगों का नेता जरूर है जो लोग वो सारे के सारे ही अनपढ़ है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जो सारे ही अनपढ़ है, जो दलित हैं या पिछड़े हैं या आदिवासी हैं, जंगली लोग हैं, तो उनका तो कोई फिर वो तो कभी जीवन में बन ही नहीं पाएंगे कभी भी। बट ओके तो इस जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या नाम था उनका, चौधरी चरण सिंह। हाँ जी सर, वो किसान नेता थे एंड वो हाँ, एक बार never went to college। यस सर, बट सर अच्छे थे वो, काफी अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल क्यों नहीं अच्छे थे। इनफैक्ट वो उठा लेते हैं ना, जैसे वो तो पार्लियामेंट में शायद नहीं गए थे मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक ध्यान है, अगर मुझे गलत नहीं याद आ रहा है, नहीं गए थे। हाँ, नेवर वेंट टू पार्लियामेंट इनफैक्ट, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी रहे हैं। राबड़ी देवी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उनकी कोई एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तो मतलब सर ये एजुकेशन का वो होना ये जरूरी नहीं है? हाँ, नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत समय तक बहस चली थी कि भाई इतना बड़ा आदमी का पोस्ट अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसको तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। तो बात उसमें यही निकल के आई कि मान लीजिए कोई दलित व्यक्ति है या कोई आदिवासी है या कोई गरीब है बेचारा, उसका नहीं वो पढ़ पाया, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से बचपन में नहीं पढ़ पाया, भाई क्या हो गया, लेकिन बाद में आकर के उसके अंदर इतनी समझ है कि वो एक बड़ी कम्युनिटी को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा है, उनका वोट उसे मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? यस सर। ठीक है। यस सर, क्या पता डिग्री ना मिले लेकिन बाद में उन्होंने टाइम में अपने आप से बुक्स पढ़ी हो, और हाँ, या फिर से वो समझदारी की हो, चीजों की बहुत सारी। अब आप देखो ना, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, ठीक सर है। वो बुक पढ़ के समझदार तो नहीं हो जाता ना, वो यही कहने का मतलब होगा उनका। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो कहा, मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट बता दिया है कि रीजन क्या था कि क्यों इसको एलिजिबिलिटी में नहीं रखा गया, क्योंकि लोगों ने ये सोचा, ठीक है, कि वो हो सकता है बचपन में उसके पास उतने संसाधन नहीं रहे हो, उतने रिसोर्सेज नहीं रहे हो कि वो पढ़ पाता, लेकिन अब वो चीजें कर सकता है, इसलिए उन्होंने वो चीज। यस सर। सर एक बार जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आप फार्मर्स बिल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगे? बेटा पहले सिलेबस पूरा हो जाने दो, फार्मर्स पढ़ लेना आराम से, क्या जल्दी है। ओके सर। ओके सर। एक बार ये फेज 3 पूरा हो जाने दो, उसके बाद तुम जो बोलोगे सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ेंगे।
हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। देखो मैंने पहले ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, उसमें संशोधन करने का, उसमें अमेंडमेंट करने का, एडिट करने का, ऐड करने का राइट किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। और उसे इंप्लीमेंट करने का right किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास। इसे इंटरप्रेट करने का राइट किसके पास है? जुडिशरी के पास। ठीक है, इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स can declare invalid any law of the legislature or the action of the executive, whether at the union level or at the state level. If such law or action is found to be against the constitution, this is also called judicial review. देखो क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि उसके पास राइट टू रिव्यू है, वो चाहता है तो वो इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से बता सकता है कि वो कोई भी जो उन्होंने बिल बनाया, जैसे कि अभी हुआ है, आपने पता है फार्मर बिल जो आए हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये अगेंस्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन विल और लोगों के उसके अगेंस्ट है तो वैसे रोक दिया उन्होंने कि ठीक है, पीपल्स विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कल भी बताया था आपको कि पीपल्स पावर एंड पीपल्स विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर पब्लिक कह रही है कि ये गलत है तो हम एक बार इस बारे में पढ़ेंगे, सोचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बोले अभी तक के लिए फिलहाल स्टे लगा दिया जाता है। तो एक तो स्टे लग गया, यानी कि अभी जितने भी बिल्स जो भी पास हुए थे वो माने नहीं जाएंगे और वो चीज उसको इनवैलिड बता दिया तब तक के लिए, बस स्टे कर दिया। इनवैलिड नहीं बताया, स्टे कर दिया। और उसके बाद बोला कि एक हम कमेटी बना रहे हैं 5 लोगों की, और उस कमेटी का जो भी डिसीजन आएगा उसको हम रिव्यू करेंगे और फिर उस पे बेसिस पे हम डिसीजन देंगे। तो अगर वो कमेटी ने कहा नहीं भाई ठीक ठाक है, सबको दिक्कत नहीं है, फालतू नाटक कर रहे हैं ये, तो वो नाटक के हिसाब से आंसर करेंगे। अगर वो कहते हैं नहीं बहुत दिक्कत है जी, हटाओ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चीज दिक्कत आ रही है, किसान मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो दोनों ही केसेस में वो अपना डिसीजन देंगे और जो उनका डिसीजन होगा फिर वो फाइनल होगा। लेकिन बाद में फिर क्या कर सकती है गवर्नमेंट, फिर उसके हिसाब से दोबारा एक नया लॉ उसको भी कर सकती है, वो भी चीज कर सकती है, लेकिन फिर जुडिशियल सकती है। तो ये एक चेन है, मतलब तुम मुझे गलत अगर बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें गलत कर सकता हूँ, दोबारा से करेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा पहले भी एक बार हुआ है। ठीक है, क्या नाम था, शाहबानो केस में हुआ है, शायद राजीव गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है सर, क्या था वो केस? वो केस था शायद बेटा तलाक के ही रीजन का कुछ लेकर के था। ठीक है, और उसी बेसिस पे था पूरा। किसी दिन मैं और समझाऊंगा आपको, वो टाइम ले लेगा। ठीक है, तो वो बस यही था कि मतलब समझो कि उन्होंने कहा था कि अपने उसका जो हस्बैंड है उससे तलाक वाली बात थी, तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है जो लड़की कह रही है हम इसकी बात को आगे रखेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस केस उसको डिसीजन को ही सुप्रीम कोर्ट के पलट करके एक नया लॉ बना दिया। तो वो वाला सीन था ऐसा से। ठीक है, ruled that the core and basic principles of constitution cannot be changed by the parliament। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो नहीं बदले जा सकते हैं किसी भी तरह से, वो पार्लियामेंट उसे चेंज नहीं कर सकती है। वही बेसिक प्रिंसिपल कि भाई लोगों के लिए है, ठीक है, लोगों के द्वारा चीजें होंगी, लोग सबसे पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि ये रिपब्लिक है, राइट, डेमोक्रेसी है। ठीक है, यस सर। इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन की तरह से काम करता है। कोई भी गवर्नमेंट आकर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन ले एकदम से कानून बना करके चीजों को, या फिर डायरेक्ट अपने आप ही ऐसे। मान लीजिए जैसे मोदी जी ने कह दिया 8 बजे के बाद नोट बंद, तो वो तो हो गया, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 8 बजे के बाद पढ़ाई लिखाई बंद, कॉलेजेस बंद, राइट टू एजुकेशन खत्म, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन खत्म। कल से कोई रिलीजन नहीं होगा किसी का, कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा रिलीजन अपना। कोई एक रिलीजन, उसको मोदी जी कहते हैं भाई एक ये क्रिश्चियनिटी है, बस यही सब फॉलो करेंगे, बाकी कोई रिलीजन नहीं चलेगा, या केवल यही रिलीजन, या फिर कोई रिलीजन नहीं चलेगा। तो वो ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो भी रिलीजन फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये वो इम्पीच नहीं कर सकते, वो उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, वायोलेट नहीं कर सकते उन चीजों को। ठीक है, एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। भाई कोई भी जा सकता है कोर्ट्स में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के किसी भी लॉ से या पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है तो वो जा सकता है, इंडिविजुअल भी जा सकता है यहाँ तक की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है,
सर PIL। PIL इंग्लिश में, हिंदी में जनहित याचिका। सर ये मिड डे मील के लिए भी तो PIL ही दी गई थी। क्या सर कुछ नहीं। बोलो ना बेटा। सर मैं कह रही थी मिड डे मील के लिए भी तो PIL ही फाइल की गई थी। बहुत सारी चीजों में PIL फाइल की जाती है बेटा, बहुत सारी चीजों में फाइल की जाती है। आप रोज सुप्रीम कोर्ट में हजारों PIL आती हैं अलग अलग रीजन उसके ऊपर, रोज सर नॉर्मल हाई सर कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। हाँ समझ आती है सर, इतना टाइम क्यों लगता है किसी भी कोर्ट केस को? सर सालों साल भर लग जाते हैं आपको हियरिंग। पता है जजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस? सर 50 से 60 के बीच में। नहीं सर, मतलब थाउजेंड्स नहीं है, ज्यादा सर नहीं है। 50-60,000 है। सर 20 to 30,000 के आसपास। सर 30-40,000 करीब। टैक्स में नहीं है सर, और केसेस सर करोड़ में है। 1947 से अभी तक यस ऐसे सर, करोड़ केस पेंडिंग है। यस सर। 1947 से अभी तक ऐसे केसेस पड़े हुए हैं जो देखे भी नहीं गए, उनकी फाइल्स बस पड़ी हुई हैं, रॉटिंग फाइल्स। सारे जवाब तो तुम खुद ही दे लेते हो। नहीं सर, पर दिक्कत कहाँ आती है? ये तो हमने फैक्ट्स रखे कि ऐसे होता है या ऐसे नहीं होता या इतने जाते हैं सर, पर दिक्कत कहाँ आती है? कहाँ इतना डिले हो जाता है जब इतना चलो ऐसे देखते हैं। लचीला फॉर एग्जांपल लेट्स से हाउ मेनी पीपल आर देयर इन इंडिया? सर एक एक केस पे लाखों केस सर 135 करोड़। टेल मी हाउ मेनी पीपल आर देयर इन इंडिया? सर 135 to 140 करोड़। 135 लगभग 130 करोड़। करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, राइट? 30 Yes, करोड़ sir. लोग हम उसमें से ऐसे हटा देते हैं, 30 करोड़ लोग उसमें से ऐसे हटा देते हैं जो कि केस कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल या तो वो एज में 10 साल या 15 साल से छोटे हैं, या फिर वो 60 70 80 साल के हैं जिनकी स्थिति ऐसी है ही नहीं जो वो केस करेंगे, ठीक है? मतलब एकदम बेड रिडन। तो वो तो Yes, sir. हालत खराब हो गई, राइट? बचे 100 करोड़ लोग, ठीक है? अब 100 करोड़ लोगों में से हम कहते हैं 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई केस फाइल ही नहीं किया, कैसा भी नहीं, ना तो उनके ऊपर किसी ने फाइल किया, ना ही उन्होंने किसी के ऊपर फाइल किया, ठीक है? 50 करोड़ वो हट गए। अब ये बताओ बेटा, 50 करोड़ लोग बचे ना, यस सर। आदमी ने एक Yes, sir. फाइल, कितने केस हो गए? सर 50 करोड़ केसेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर पता है कितना है? सर 5। टोटल नंबर ऑफ जजेस है 30। सर 30 है ऐसे तो। जैसे सिंगल केस को हियर करने के लिए एक बार में तो हियर हो नहीं पाएगा। वो एक भाई मान लीजिए मैंने कहा जी इसने मुझे मारा, उसने कहा जी नहीं झूठ बोल रहा है, इसने मुझे मारा था, कैसे प्रूव होगा? एक दिन में तो होने से रहा, इट विल टेक टाइम, राइट? यस सर। साल में छुट्टियां कितनी होती हैं? सर 52 प्लस वैसे हॉलीडेज। सर 52 संडे प्लस हॉलीडेज, सैटरडेज और त्योहार मिला मिलू के लगभग 100 छुट्टियां होती हैं। सर 100 छुट्टियां होंगी। 100 से ज्यादा होती बची कितनी? लगभग 250 दिन हो गए बचे हुए जो हमारे Yes, पास। sir. है। 250 दिन हो गए। अब मुझे बताओ, अगर एक बंदा रोज 10 केस सुनेगा, 10 केस, ठीक है? 10 सुने नहीं जाते जबकि टाइम लगता है, पर चलो मैं तो कह रहा हूँ 10 केस, ठीक है? अब जरा बताओ वो 10 केसेस 100 केसेस में कितने दिन पे पहुंचेगा? 10 दिन में। सर 10 दिन में। उसकी हालत खराब, कितना समय लग जाएगा जरा बताओ? वो रिटायर हो जाएगा। क्या करने में कितना टाइम लग जाएगा? उसको 1 करोड़ केसेस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? और 50 करोड़ केसेस हैं टोटल। सर सालों साल सर। सालों साल लग जाएंगे ना, तो तुम सोचो। ऊपर से ये जरूरी नहीं है, बहुत सारा बार ऐसा भी तो था इंसान बीमार हो जाता है, नहीं आ पाता, या घर में शादी है नहीं आ पाएगा, Yes, sir. ट्रैवल है कहीं जा 10 केस सुन के तो ऐसे भी बीमार हो है, जाएगा। छुट्टी लेके 1 महीने के लिए चलेगा जी आप यस सर। आप बताओ ना। यस सर ऐसे। तो जजेस तो है, ये ऐसा ही है कि जैसे डॉक्टर है 10 और पेशेंट है 1000, तो इट विल टेक टाइम ना, योर नंबर विल कम बट इट विल टेक टाइम। Yes, sir. Sir. हालांकि मैं ये मानता हूँ कि और ज्यादा अपॉइंटमेंट होना चाहिए सो दैट की चीजें जल्दी जल्दी सॉल्व हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले भी काम कर रही थी, आज भी कर रही है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, बट यस इट विल टेक टाइम। एक दिन में कोई मैजिक वैंड तो किसी के पास है नहीं कि भैया छड़ी घुमाई और शाकाला का बूम बूम हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? एंड Yes, सर sir. Yes, sir. मतलब इनमें अगर कोई इंसान बेल पे है, मतलब बेल पे जैसे अभी रिया चक्रवर्ती छूटी हुई है,
तो उसे फिल्म बनाने का या कुछ और अदर एक्टिविटीज करने का राइट है? हाँ बेटा, अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर नॉट गिल्टी, राइट? यस सर। जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप गुनहगार नहीं है, आप मुजरिम नहीं है, आप मुलजिम है, राइट? यू आर, अंतर होता है। मुजरिम जिसने फाइनल हो गया। केस किया है, जिसका रिजल्ट आ गया हो, ठीक है? और मुलजिम वो होता है जिसके ऊपर एक्यूज, मुलजिम इज अक्यूज्ड, यू आर अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, राइट? अनलेस यू आर नॉट गिल्टी यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. यस सर। You just cannot leave the country or something. There are some situations obviously, लेकिन परमिशन मिल जाती है चीजों के लिए. You can do things. एंड In fact, सर आपने मोशन पैराग्राफ के बाद तो क्या पढ़ा है? हाँ बेटा, सर मोशन के नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसके बाद कुछ पढ़ा है अभी तक? नहीं, अब बस पढ़ा हूँ. एंड सर भाग जाती है बीच में से. सर मैं अभी लेफ्ट हो गया था 20 मिनट के लिए सर, नेट नहीं आ रहा था. अच्छा, चलो आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर एंड बेसिक प्रिंसिपल, ये मैंने बता दिया है खैर, कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकता. दूसरा मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन होता है वो, ठीक है? मैंने बताया कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, कोई भी गवर्नमेंट आकर के रातों रात उसे हटा नहीं सकती है. इसका कौन केयर टेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट टेक करेगा, ठीक है? एनीवन कैन अप्रोच, ये मैंने बता दिया, ये पढ़ा तो दिया है मैंने. यस सर, पढ़ा दिया. पढ़ा दिया Yes, बेटा, मैंने सब पढ़ा दिया था, पर फिर भी मैं तेरे लिए दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी व्यक्ति जा सकता है कोर्ट में, अपना जाकर के केस दायर कर सकता है, ठीक है? और मॉल प्रैक्टिसेस को चेक करने के लिए भी कि भाई कोई जो ये अधिकारी हैं ये कोई रिश्वत तो नहीं ले रहे हैं, चीजें ये सब तो नहीं कर रहे, ठीक है? तो जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो इनके ऊपर भी मतलब काफी अच्छे से वो चीजें वो करा सकती है, सर्वे करा सकती है चीजों का, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. डन विद द चैप्टर. Yes, sir. यस सर. अब जरा बताओ यूपीए और एनडीए का फुल फॉर्म, चलो सब लोग. सर आप नाम लेके पूछेंगे कि बता सकते हैं ऐसे? नाम ही लेके पूछूंगा बेटा. नाम लेके पूछते ही साजिद गायब, प्रियांशु शर्मा लेफ्ट द मीटिंग. अच्छा, नारायण ने हाथ उठाया. नारायण बताओ, चलो यूपीए का बताओ, चलो. सर यूपीए का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस. यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. अलायंसेस. मनस बताओ एनडीए का. यस सर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. तो इन दोनों की मेजर पार्टीज कौन है मुझे बताएगा जैद. जैद बताओ बेटा. सर एनडीए की तो सर बीजेपी है. और यूपीए की? सर यूपीए की कांग्रेस. शाबाश. एक काम करें, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लें. यस सर. यस सर. यस सर. कौन सा करना है? सर अब हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे? हाँ, अरे हाँ, ये भी तो पढ़ना है एनसीईआरटी के थ्रू. पर एनसीईआरटी रीडिंग भी तो करनी है. यस सर. यस सर. ऑलराइट, तो फटाफट से उसको निकाल लेते हैं. 1 मिनट दो मेरे को. ये खत्म हो गया केल्विन वाला? हाँ, ओके सर. सर एसटी कंप्लीट हो.
एक सेकंड। ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आ गया आप लोग की स्क्रीन पे या नहीं, बताओ। सर नहीं। नो सर। नो सर। No, sir. Yeah. अभी नो सर। Yes, सर आ sir. गया, सर, सर आ आ गया। गया। आ गया। Yes, sir. चलो ठीक। यस सर। ओके, तो फटाफट से एक बार इसको स्टार्ट कर देते हैं। मानस यस सर। पढ़ दे बेटा। ओके सर। सर कहाँ से स्टार्ट करूँ, ओवरव्यू से या फिर? Okay, sir. Overview. Democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work with and within institutions. This chapter is about the working of such institutions in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across three institutions that play a key role in major decisions: legislature, executive, and judiciary. You have already read something about these institutions in earlier classes. Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions. In the case of each institution, we ask, what does this institution do? How is this institution connected to the other institutions? What makes its functioning more or less democratic? The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of the government. Sometimes we compare these things with similar institutions in other democracies. In this chapter, we take our examples from the working of the national level government, called central government, union government, or just government of India. While reading this chapter, you can think of and discuss examples from the working of the government in your state. तो जैसा कि हमने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि हम लोगों को ये देखना है कि कैसे कैसे वर्किंग होती है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसमें डिसीजंस ले सकते हैं, मेजर डिसीजन कौन कौन ले सकता है, कितने पार्ट्स हैं उसके, 3, जैसे कि पता है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, ठीक है, तो वो सारा चीज उसमें हम देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट एक सेकंड। सौभाग्य। यस सर। बेटा तेरा नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, क्या नाम बताया था बच्चा? सर मोक्षिका। मोक्षिका, हाँ। तू अपना नाम बदल के इस पे ठीक से एडिट करके रखना। सर ये मेरी आईडी नहीं है ना। अच्छा, भाई या पापा वगैरह किसी की कजिन वगैरह की आईडी होगी ना शायद। सर आईडी बना सकते हो आप। कोई बात नहीं है, ठीक है, उसने वो कर रखा है, ठीक है बेटा, जो तू कर रही है ठीक है। Okay, sir. How is a major policy decision taken? A government order. On August 13, 1990, the Government of India issued an order. It was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 36012/31/90 East SCT. Dated 13/8/1990.
The Joint Secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, signed the order. It was quite short, barely one page. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters. But this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. ठीक है, तो ये हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ा था। एक ये लेटर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया, एक ऑर्डर इशू किया मेमोरेंडम की तरफ से, और पर्सनल वगैरह मिनिस्ट्री उसे ट्रेनिंग मिनिस्ट्री पर्सनल में लेकर के गए, वहां पर उन लोगों ने उसे साइन कराने के लिए, और हजारों ऑर्डर्स पब्लिक के लिए। क्या बताया था आपने, एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या बेटा? सर मेमोरेंडम का मतलब? मेमोरेंडम बेटा, मेमोरेंडम। हाँ मैंने बताया था। मेमोरेंडम बेसिकली क्या होता है कि मतलब जैसे कि समझो कि हिंदी में इसका कोई वर्ड एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस समझो कि एक ऐसा अपन लोग वो पढ़ते हैं ना, एक लेटर निकल के आता है कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से लगा रहता है बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे। यस सर। तो बेसिकली ये वही है मेमोरेंडम का मतलब। जैसे समझो कि विज्ञापन की तरह। विज्ञापन तो नहीं कहेंगे, वो तो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा सर, कार्यालय ज्ञापन। मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक रिटन मैसेज होता है, एक तरीके से समझो, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वैसा मेमोरेंडम समझो। मतलब एक ऐसा कागज जिसपे चीजें शर्त वगैरह लिखी हुई हो, किसी भी तरह की कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी चीजें जो चेंज होनी है, हाँ रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए लेटर, जैसे सर्कुलर इशू होता है ना कोई भी चीज का, तो ये वैसा कुछ है। सर FAQs जो साइट्स पर होता है। क्या बेटा? सर टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जो पेज होता है जिसको FAQs कहते हैं, वो वाला। हिंदी में इसे कहते हैं ज्ञापन, ज्यादा, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन, दोनों में अंतर होता है। एडवर्टाइजमेंट होता है जो पैसे दे करके कराया जाता है चीजों में, ठीक है, पब्लिक के लिए। और ज्ञापन होता है जो कि या तो कोई व्यक्ति अपने ही लोगों को देना चाहता है, ठीक है सर। जैसे ऐसे समझो कि अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, ठीक है, और मैंने कोई सर्कुलर निकालना है अपने ऑफिस के लोगों के लिए, तो वो होगा ऑफिस में ही सर्कुलेट होगा ना, तो वो कहलाएगा मेमोरेंडम या ज्ञापन। और अगर मुझे वो पब्लिक के लिए बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। बस अंतर इतना है कि ज्ञापन में जो भी मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो खुली खुली लिखी होती हैं, और विज्ञापन में तो बस छोटा सा स्टार बना के लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं वो ज्ञापन में लिखे रहते हैं, मेमोरेंडम में लिखा रहता है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो ये एक ऐसा एक नॉर्मल ऑर्डिनेंस टाइप का ही था, लेकिन ये एक ऐसा मेमोरेंडम बन गया जिसने सालों तक, और आज भी उस पर कंट्रोवर्सी लग रही है, ठीक है, आज भी लोगों को लगता है कि यार ये गलत था या सही था, ठीक है। ये मैंने आपको उस दिन हम लोगों ने देखा था एक ऐसा ही, उसमें ये था कि भैया 27% ऑफ जो वैकेंसीज होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सब ओबीसीज एससीबीसीज के लिए होंगी, यस सर, उनके लिए रिजर्व्ड हो जाएंगे, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, यस सर। 20% इनको मिलती है। सर 27% ओबीसी और एससीबीसी को मिलती है। हाँ मिलती है सर। उन्हें तो प्रमोशन भी मतलब में भी रिजर्वेशन मिलती है। हाँ बाद में ना इसको बेटा पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि स्टार्टिंग में ये लोगों के बेटरमेंट के लिए था, नाउ
ये पॉलिटिकल पार्टीज के बेटरमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट्स के लिए हो गया ये सब। अब इस पे लोगों का ऑब्वियसली अब क्या है कि कब्जा हो गया है ना लोगों के दिमाग पे। ऊपर से मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 30 मीटर की रेस है और सामने वाले के लिए 100 मीटर की रेस है, तो इंसान फिर 30 मीटर की ही प्रिपरेशन करता है, फिर वो 100 मीटर की कभी कर नहीं पाएगा। तो मैंने आपको नेल्सन मंडेला का एग्जांपल भी दिया था उस दिन स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो अभी भी तो। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है। उन्होंने लाठी पकड़ाने सर ज्यादा लेजर दे देते हैं। अगर वो मुश्किल वाले के लिए तैयारी करेगा तभी वो कम वाला तैयार हो पाएगा। मेरा मानना ये है कि दो आई बिलोंग टू अ कैटेगरी जहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बट फिर भी मैं जानता हूं कि रिजर्वेशन जरूरी है उन कास्ट के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो आज भी जंगलों में रह रहे हैं। बेटा आज भी है ऐसे क्लासेस, आप देखोगे ना गांव में आदिवासी टाइप के लोग हैं जिनके पास बेचारों के पास एक्चुअल में ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ सकें जाकर के, उनके पास पैसे नहीं, स्कूल से वो 30-50 किलोमीटर दूर रहते हैं और ऐसे टेरेन में रहते हैं जहां पर कभी स्कूल बन ही नहीं सकता। तो उन लोगों के लिए ठीक है, उन्हें मिलना चाहिए भाई, देखो जो बात है। लेकिन अब जो लोग पिताजी IAS ऑफिसर हैं और वो अंबानी और वो गाड़ियों में घूम रहे हैं मर्सिडीज में और उसमें, उनके लिए रिजर्वेशन वहां पर थोड़ा सा वो है। तो ये दोनों ही बातें हैं, ठीक है सर। पर गरीबी किसी की मतलब कास्ट देख के तो नहीं आती ना, ये क्या रूल हुआ? ये बात सच्चाई है, लेकिन जिस चीज को सोच करके ये दिया गया था ना बेटा, तब यही दिया गया था, ये सोच करके कि जिस भी कास्ट को भी अगर हम दे रहे हैं ना तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही देंगे, राइट? तभी यही सोच करके उन्होंने दिया था। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम यही हो गई कि वो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट और अप्रोच देखी जाने लगी, तो फिर वैसी चीजें चल रही है। और सर जो बर्थ सर्टिफिकेट हो या हमारा वो हो, जब सारी जगह कास्ट देखी जाती है तो फिर ये लोग कास्ट सिस्टम के अपोजिट ही क्यों है? फिर तो कास्ट को बढ़ाने की है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, गलत बात को तुम वो मत करो। पता है क्या होता है, ये सब ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना बच्चों को बिगाड़ के मारेंगे पूरा देश को। मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम सब लोग। जिस व्यक्ति के पास नहीं होता है, सुनो, जिस व्यक्ति के पास नहीं होता है ना बच्चा, कुछ भी नहीं होता है, तो उसे थोड़ी भी चीज अगर मिल जाती है ना तो उसको लगता है कि वाह। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 दिन से भूखे हो ना, तो आप जली हुई रोटी और बिना नमक की दाल भी ना ऐसे खाओगे जैसे शाही क्या खाना मिल गया हो आपको, ठीक है? यस सर, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? होता क्या है ना कि जब अंबेडकर जी ने इसको लागू करने की कोशिश की थी और कहा था कि हम रिजर्वेशन देंगे उन कैटेगरीज को जहां पर जिनके पास उतने प्रिविलेजेस नहीं है, जिनके पास स्कूल्स में जाने के लिए ऑप्शंस नहीं है, पैसे ही नहीं है, या उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, जैसा भी सीन है, तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो दलित बेसिस थी। और खुद अंबेडकर जी भी एक ऐसे ही उससे ग्रुप से आए थे। तो उन्होंने ये 10 साल के लिए प्रिविलेज दिया था, पर बाद में क्या हुआ ना, उसको पॉलिटिक्स की तरह से करते गए। अब क्या हो गया है कि जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, राइट, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल I should not say this, but let's take my example, right? Because I don't want to go into any personal examples. So I'll take my example. I am a person who does not belong to a category, right? मतलब I'm a general candidate, ठीक है? And I have taken so many exams जिसमें मेरा एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 1-2 नंबर से I missed, right? और उसमें क्या हुआ कि मेरे से 15% जिसके कम थे, राइट, जिसने मेरे से 20 क्वेश्चन कम किए थे, जिसने मेरे से 30 क्वेश्चन कम किए थे, उसका भी हो गया। सो आई शुड बी लाइक, सर वो ओबीसी की कैटेगरी का, ओबीसी का या SC ST या कैटेगरीज के होते हैं, मैं जनरल में हूं, तो मुझे दुख तो हुआ। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 या 3 बार ऐसा हुआ, तो मुझे दुख तो होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूं कि बेटा एक्चुअल में उन लोगों को, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। हाँ, ये भी मैं जानता हूं कि इसका जो रिजर्वेशन का जो कहना चाहिए बेस्ट यूज है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग कब्जा करके बैठ गए इस पे कि जो IAS है, जो IAPS है, जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उनके बच्चों को सारी सुविधाएं, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास ट्यूशंस के, कोचिंग्स के पैसे हैं, वो सब कुछ अरेंज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, फिर भी रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, जो गरीब है ना, जिनके पास पैसे नहीं है, जो रिजर्वेशन, जो अपना रिक्शा चला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो वो बेचारे वो कर ही नहीं पाते, राइट? तो वो सिर्फ जिन लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है ना, उन्हीं के बच्चे वो सब लेते जा रहे हैं, और वो फिर थोड़ा सा दुख देता है। और सर इसमें धोखेबाजी भी तो होती है, मतलब कुछ लोग अपना झूठा सर्टिफिकेट बना लेते हैं और फिर लाभ उठाते हैं।
नहीं खैर वो तो बाद में बेटा क्रॉस चेक हो जाता है, ऐसा नहीं होता। Yes, वो तो sir. क्रॉस चेक बाद में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी भी पागल नहीं है कि वो किसी को भी मुंह उठा के सर्विस दे देगी। सर Yes, ऐसे sir. तो कई सारे सर्टिफिकेट बन गए, अब क्रॉस चेक कितनी बार भी कर लो पता चल जाता है। अब तो ऑनलाइन है मेजर चीजें, मेजर आप सिर्फ Yes, रोल नंबर sir. डालोगे तो डिटेल आ जाएगा आपका। Yes, sir. तो अब वो नहीं लेकिन सर ये कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन को हटाकर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से देना चाहिए। बेटा कैसे करोगे? आपको पता है, आप ये सोचो, आपने पॉइंट बहुत अच्छा कहा, मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन जरा मुझे बताओ कि इतना आसान है क्या? कोई भी व्यक्ति जाएगा पैसे देगा तहसीलदार को और कहेगा लो 5,000 रुपए मेरा सर्टिफिकेट बना के दे दो कि मैं गरीब हूँ। No, sir. हाँ ऐसा होता है बेटा, ऐसा बीपीएल का कार्ड बना लेगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने स्कॉलरशिप के फॉर्म्स देखे हैं? कभी कभी स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं स्कूल Yes, में। sir. Yes, sir. तो उसमें लोग बाग जो इनकम दिखाते हैं अपनी, क्या वाकई में उनकी इनकम उतनी होती है? नो सर। No, sir. 1200 रुपए, 2000 रुपए साल की, 10,000 रुपए इनकम, 12,000 रुपए साल का। सी सर, यू स्मार्टफोन भाई घर का खर्चा कैसे चल रहा है 1,000 रुपए महीना में? यस सर, राइट? यस सर। और जबकि Yes, सर sir. फोन Yes. पे स्मार्टफोन होता है। यस सर, फेक सर्टिफिकेट तो होता ही है सर, क्योंकि देखिए वो 10,000 रुपए अपना एनुअल इनकम दिखा रहे हैं, प्लस उनके पास स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन 10,000 15,000 का, इसका मतलब है कि कुछ अलग खुद ही समझ। तो ऐसा Yes, हो sir. सकता है, देखो तो लोग चीट करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी इसको इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं किया है। हाँ इतना जरूर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक नया रूल निकाला है जिसमें 10%। जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं, वो अगर वो लोग भी गरीब हैं, राइट, उनके पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज नहीं है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस के थ्रू, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के थ्रू। Yes, sir. और इसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी रिजर्वेशन ले सकते हैं। हालांकि मुझे ये अभी भी गलत लग रहा है, मुझे अभी भी रिजर्वेशन, ऑब्वियसली रिजर्वेशन की जगह रिजर्वेशन होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है? किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, मेरा मानना ये है। सब लोग अगर, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग बेचारे पिछड़े हुए हैं, जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, जो गरीब हैं, गांव में रह रहे हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, खाने पीने का नहीं है, तो उनको बेचारों को जरूर मिलना चाहिए, बी इट एनी कास्ट। ये मैं कहूँ। Yes, sir. सर क्योंकि इसका आधार अच्छा कार्ड जो education है मिलना सर अभी उसी के बेसिस पे सर ये लागू किया गया है, उससे पता चल जाता है कि कास्ट कौन सी है, उसी के कारण सर ये लागू किया है। इसी कारण से सर ऐसा ही एक सर्टिफिकेट बना देना चाहिए इनकम के उसके ऊपर। अगर सर करप्शन ना हो तो सर ये वैल्यूएबल हो जाएगा और सर काम भी करेगा। सर इट विल टेक टाइम, बट हाँ देखते हैं क्या होगा। इट विल टेक टाइम, गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन इट ओनली। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि सर यूएसए में तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलती है, लेकिन वो सबसे मतलब एडवांस कंट्री है फिर भी। यूएसए में कहाँ रिजर्वेशन मिल रहा है बेटा? सर कौन दे रहा है? सर ने बताया था मावी, हाँ? एक किसी सर ने बताया था कि इस हिसाब से तो यूएसए में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलती है, तो वो तो सबसे ज्यादा गलत है। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग है। यस सर, वहाँ पे सबसे ज्यादा कैसे हो सकता है? वहाँ पे तो मेन जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। तो सर वहाँ पे रिजर्वेशन अगर कास्ट के हिसाब से होगा तो सर वहाँ पे भी काफी सारे इंडियंस। तुमको ऐसा लगता है कि क्रिश्चियनिटी में कास्ट नहीं होता? पहली चीज तो ये, तो लेट्स नॉट गो टू इट। वहाँ पे बहुत सारी कास्ट होती है। दूसरी चीज ये वो अपनी कास्ट को बहुत उससे मानते हैं, मतलब उनके लिए वही सब कुछ होता है। क्या सर क्रिश्चियनिटी में लोग अपनी कास्ट को मानते हैं, मतलब दिल से मानते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम ही लोग मानते हैं। बेटा मुझे तेरी आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से अपना स्टेटमेंट दोबारा बोल, क्या बोल रही है? सर क्रिश्चियनिटी में भी लोग अपनी कास्ट को बहुत मतलब प्रिविलेज देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लेट गो कर देते हैं उसको। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कास्ट को मानते नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज कि उसमें भी कास्टिज्म है, वहां भी कास्ट सिस्टम है। देयर आर आल्सो सेक्शंस, राइट? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस। वहाँ पे तो सर सबसे ज्यादा ब्लैक और व्हाइट का हुआ था। लेट्स नॉट गो इनटू इट। ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्वियसली इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो कलर वाला वो आ गया, ठीक है? एक तरह से सर वो अलग ही तो है सर, क्राइटेरिया से सर उन्हें माइनॉरिटी में डाल रहे हैं ना सर। तुम रहने दो, ऐसे बात नहीं बनेगी। तुम गलत समझते जा रहे हो और गलत पॉइंट्स पे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सर आपको बस ये बता रहे हो क्रिश्चियनिटी में वहाँ पे सेक्शन होते हैं, वो बता रहे हो बस। मेरी बात सुनो, इंडिया इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंट्री
यहाँ पर लोगों की अप्रोच अलग है, लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है, लोगों के जो जीने का तरीका है वो अलग है, राइट। यूएस में आप देखोगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन है जो मेजोरिटी में है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, किसी भी रिलीजन के लिए कोई प्रिविलेज, हालांकि वहां भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रिविलेज है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इंडिया में लोग बहुत ज्यादा वर्सटैलिटी के साथ रहते हैं, राइट। तो उसको मैनेज करना इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स नॉट लाइक कि आप 2 मिनट में चुटकी बजाए और काम हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन इंडिया का जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा सा लिबरल है इस वजह से, हालांकि वो एक जगह पर थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन कहीं कहीं पे वो लिबरल भी है, और वो ये चाहता है कि भले ही कोई किसी गरीब कोई अमीर आदमी है उसको कोई प्रिविलेज मिल जाए तो चलेगा, लेकिन किसी गरीब को प्रिविलेज ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही सोच करके इसको कास्ट बेस किया गया था रिजर्वेशन को। एक बात और मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हम लोग जो हैं वो, हालांकि हम कितना भी वो हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो लाइक, हम चाहे मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं ये बात, सभी पार्टीज कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ ना कुछ काम तो करती ही हैं, राइट। और मैं ये मानता हूं कि समय लगेगा, चीजें अच्छी होंगी, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। और तुम सबका काम है, मैं फिर से बता रहा हूं, यू आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी, डोंट थिंक लाइक दैट नाउ, study and study hard and harder every day, right? Think of like your future, आपको खुद से बनाना है, डजंट मैटर आपको कितने नंबर सिक्योर करना है, आपको 500 में से 500 लाने का ट्राई करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, डज नॉट रियली मैटर इन माय ओपिनियन, राइट। बिकॉज ऑल ऑफ यू ऑल आर गेटिंग excellent sort of education. You are getting education from great schools, you are studying in great schools, you are studying in great coaching classes, so you are having each and every privilege that a parent can give you, right? So you don't need to look for these all things. तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ पढ़ना है और अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर करना है, ठीक है? यस सर। चलो शाबाश। अब इस पे आ जाते हैं वापस से। प्रथम। यस सर। प्रथम, तुम्हारा नाम प्रथम है और तुम लास्ट में बोलते हो, चलो पढ़ो। यस सर। Disorder announced a sir पढ़ें। पढ़ो। Disorder announced a major policy decision. It says that some 27% of the vaccine in civil post and service under the government of India are reserved for socially and educationally backward classes. SCBC is another name of all those people who belong to castes that are considered backward by government. The benefits of job reservations will till then available only tribes, only the two scheduled castes and scheduled tribes. Now a new third category called SCBC was introduced. Only person who belong to backward classes are eligible for this quota of 27% jobs. Other could not complete for these jobs. सर आगे क्या हुआ ये बस मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, छोटा सा ही, ज्यादा इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार इसको। 27% कोटा रिजर्वेशन मिल गया लोगों को, वो लोग जिनको जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते थे, यानी ओबीसीज में, ठीक है। और ये एससी और एसटी का कोटा ऑलरेडी था लगभग 22.5% और 27% ये हो गया, तो टोटल कोटा हो गया गवर्नमेंट जॉब में 49.5%, राइट। वैसे भी ये सुप्रीम कोर्ट का और कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि किसी भी सूरत में कोटा 50% से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। यस सर। लेकिन हालांकि अभी साउथ में एक दो गवर्नमेंट है, उन्होंने लगभग 60% के आसपास तक चीजों में कोटा करा है किसी किसी में, तो गवर्नमेंट का केस चल रहा है वहां पर, कोर्ट में वो बातें चल रही हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए, ये कोटा हर चीज के होता है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, वैकेंसीज में किसी भी तरह की होता है। चलिए, डिसीजन मेकर्स में पढ़ेंगे, पढ़ो। अरे जनरल्स को क्यों नहीं मिलता? हाँ बेटा। सर जनरल्स को क्यों नहीं मिलता ये? अच्छा, आप में से कितने लोग रेलवे में बैठे हैं कभी?
सर रेलवे में तो सब बैठेंगे सर, ट्रेन में ट्रेन में बैठो ना सब लोग। तो जरा मुझे ये बताओ कि जितने लोग जो ट्रेन में बैठे हैं तो सब लोग कौन से कंपार्टमेंट में मतलब करवा के बैठते हो कि नॉर्मल जाके जनरल सीट में बैठ जाते हो? सर रिजर्वेशन रिजर्व करवा के Yes, sir. रिजर्व करवा के बैठते हो तो रिजर्वेशन में ज्यादा कंफर्टेबल होता है या फिर Yes, sir. जनरल डिब्बे में जाकर बैठते हो? सर रिजर्वेशन रिजर्वेशन जो लोग कैटेगरी का जहां पर है उनको थोड़े प्रिविलेजेस हैं, वो आराम से रहते हैं, चीजों में कंफर्टेबल हैं, और जो जनरल डिब्बे वाले हैं तो वो समझते हो तुम कैसे खड़े खड़े होकर के सफर करना है, उन्हें मेहनत करनी है ज्यादा। ठीक है, ऐसा, और उनकी सीट भी चली जाती है, दूसरे बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेनेटरी मत बनो, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था फॉर फन। ठीक है, ज्यादा तुम सीरियस हो जाते हो, मैंने बार बार बोला है इसको किसी कैटेगरी वाइज जोड़ के ऐसे मत देखो। मैंने फिर बोल रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीजें होती रहेंगी जीवन में। अभी तुम कितने साल के हो? 12-14 साल के लोग हो तुम लोग। यस सर। ठीक है, तो तुम अभी से इतना ज्यादा परेशान मत हो कौन कैटेगरी जनरल, कौन कैटेगरी क्या। ठीक है, डोंट थिंक लाइक दिस, थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग और थिंक लाइक अ पर्सन जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, जिसको अपने और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना है। ठीक है, और अपने कोचिंग का। ठीक है, यस सर। ताकि हम भी कल को बोल सके कि चलो ये हमारा बच्चा देखो, ये IAS बन गया, ये डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, ये चपरासी बन गया। सर चपरासी फाइनली नोटिस किया, फाइनली चपरासी क्या है। अरे नहीं पढ़ोगे, यही सब करोगे, अगर रिजर्वेशन और ये सब नाटक सोचते रहोगे तो चपरासी भी नहीं बन पाओगे। तभी बोल रहा हूँ मेहनत करना है। ठीक है, जिस हिसाब से मेरे क्लास के बच्चे इतने इंटेलिजेंटली आंसर करते चीजों को और समझते हैं, तो आई बिलीव दैट यू आर ऑल कैपेबल ऑफ अचीविंग योर गोल्स। डोंट थिंक लाइक दिस कि कौन जनरल कैटेगरी से कौन किससे, तुमको बस अपना मेहनत से फोकस रखना है बस। ठीक है, यस सर। चलो पढ़ो। रुको मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा। सर मैं रुक जा प्रथम भी। नहीं रुको सर, प्रथम को ही तो पढ़ना था अभी। रुक जा, भी दोबारा पढ़ पाऊंगा प्रथम से, अभी रुक जा। वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आज तक नहीं पढ़ा, भाग जाते हैं ये लोग आधे से टाइम पर। सर मोहम्मद रेस साजिद, किया हुआ है सर सबसे ऊपर हैंड। पता है मुझे, कर रखा है। हाँ मुझे पता है, तेरा नंबर बाद में आएगा। मोहम्मद साजिद, मैंने पढ़ लिया। मोहम्मद साजिद, नंदनी, यस सर। नंदनी, अरे वाह बेटा, चल जल्दी फटाफट से पढ़। माला इसके बाद पढ़वाऊंगा बेटा तेरे को। Who decided to issue this memorandum? Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. The officer was merely implementing the instruction given by the Minister of Personal, Public Grievances and Pensions, of which the department was a part. We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. First point, President is the head of the state and is the highest formal authority in the country. Second point, Prime Minister is the head of the government and actually exercises all governmental powers. He tasks most of the decisions in the cabinet meetings. Third point, Parliament consists of the President and two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. Sir, नीचे कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। The Prime Minister must have the support of a majority of Lok Sabha members. Sir, आगे this office memorandum was the culmination. सर वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा तेरी नंदिनी,
सर उनकी आवाज नहीं आ रही है। नंदिनी, सर ब्रेक हो रही है आवाज तो। नंदिनी, सर बहुत थोड़ी थोड़ी बीच में आ जाती। नहीं, उसकी कोई साउंड नहीं आ रही। नंदिनी, यू आर कौन से एरिया में हो बच्चा? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सर वो सर कह रही है बीच में। कुछ कुछ बोल तो रही है। शी इज स्टडिंग, क्योंकि उसकी आवाज आ रही है बीच बीच में ब्रेक होकर के। यस सर। शी इज रीडिंग। सर शायद से यस सर बोल रही है वो। नंदिनी, डू वन थिंग। नंदिनी, स्टॉप। सर शायद वो रीडिंग कर रही है और हमारी आवाज पहुंच नहीं रही। यस सर नहीं, हमारी पहुंच रही है, उनकी आ नहीं रही Yes, है। sir. उन्होंने सुना यस सर बोला, क्योंकि उन्हें कह दीजिए एक बार रीजॉइन कर लें, उससे हो जाएगा। नंदिनी, you do one thing, stop reading and rejoin this session. Exit and rejoin. माला, माला, सर माला ने रेज एंड कर रखा है बस शुरू से। तो रेज हैंड कर रखा है तो कहाँ चलेगी रेज हैंड करके? पढ़ तो रही सर नहीं है। क्लास की स्टार्टिंग से रेज हैंड है। सर सबसे पहले कर। यस सर। सर अब हट गया। सर अब हट गया। नाम लेती है। मयंक प्रजापति। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। यस सर। यस सर। वेट आ जाएगी। मयंक सक्सेना। यस सर। अभी भी ब्लैक है? आ रही है? अब आ गई सर। सर आ रही है। ओके सर। मयंक बेटा यहां से पढ़ो, सोवर। सर आप मुझे कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था, बस पढ़ो। So were all these people involved in this decision regarding the office memorandum? Let us find out. This office memorandum was the culmination of a long chain of events. The government of India had appointed the Second Backward Class Commission in 1979. It was headed by B.P. Mandal, hence it was popularly called Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs to be reserved for the socially and educationally backward classes. The report and recommendations were discussed in the parliament. For several years, many parliamentaries and parties kept demanding the implementation of the Commission's recommendation. Then came the Lok Sabha election of 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government after this election. Its leader VP Singh सर नीचे कर दीजिए। सर वॉइस became the prime minister. Several developments took place after that. ये कहानी है एक्चुअल में पीछे से, ठीक है? क्या है कि मैंने जैसे पहले आपको ये सब बता दिया, दोबारा बता दूं एक बार इसको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी बीसी ये कमीशन बनाया था 1979 में, ठीक है? ये बीपी मंडल के द्वारा ये हेड किया गया था। उसका प्रेसिडेंट थे, ये जो हेड थे वो बीपी मंडल थे, ठीक है? तो इसलिए उसको मंडल कमीशन कहते हैं, ठीक है? बेसिकली ये क्राइटेरिया डिटरमाइन करना चाहते थे कि ऐसी कौन कौन सी सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में, और जिनके लिए हम उनके एडवांसमेंट के लिए हम उनके क्या क्या फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। तो कमीशन ने 1980 में एक रिपोर्ट दिया कि भैया, उसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। उसका एक मेजर रिकमेंडेशन ये था कि वो 27% के आसपास तक, चूंकि 22% ऑलरेडी गिवन था
SC और ST डिपेंडिंगली, तो 50% का गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने ये लगा रखा था कि भाई 50% से ऊपर आप जा नहीं सकते, तो रिमेनिंग 27% का उन्होंने कहा कि आप उनको दे दीजिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, सालों तक ये लटका रहा। इसके बारे में किसी ने पार्लियामेंट्रीज में बांटते कि बहुत सारी पार्टीज ने इसके अगेंस्ट बात की, बहुत सारी पार्टी ने इसके फॉर में बात की। लास्ट में इलेक्शन आए 1989 में, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता दल ने प्रॉमिस किया कि अगर हमको वोट मिल गया पावर का तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर देंगे। और जनता दल की बात को लोगों ने माना और उसको वोट कर दिया, वो जीत गए। उनका लीडर बने VP सिंह, प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं वो लिए गए। ठीक है सर, ये SC/BC अभी OBC कहते हैं ना? हाँ, अदर बैकवर्ड क्लास। पहले वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास था। यस सर। ठीक है, चलिए मुस्तफा चौधरी, ये बच्चे क्या नाम था इसका? अनम नाम था शायद। Yes, sir. Yes, sir. अनम, Sir, can I read? Love way. wait. चल लवे, तुम ही पढ़ो, एक काम करो। Yes, sir. The President of India, in his address to the Parliament, announced the intention of the government to implement the recommendation of Mandal Commission. On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the Houses of Parliament. The decision of the cabinet was sent to the Department of the Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the cabinet decision and took the minister's approval. An officer signed the order on behalf of the union government. This was how OM number 36012/31/90 was born on August 13, 1999. For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. Newspapers and magazines were full of different views and opinions on this issue. It led to widespread protest and counter-protest, some of which were violent. People reacted strongly because this decision affected thousands of jobs opportunities. Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated jobs reservations. They felt that this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those deny equality. Deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities. They would be denied jobs even though they could be more qualified. Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity. In this chapter, we won't discuss whether the decision was good or not. We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. We who resolve this dispute. सर यहाँ पर सर परपेट्यूएट का मतलब क्या है? अभी पढ़ाऊंगा, वहां पे पहुंचूंगा तब बताऊंगा। सर OM नंबर का मतलब ऑफिस मेमोरेंडम नंबर होता है ना? हाँ बेटा, अब समझो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने वो पार्लियामेंट को जब एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की जो बात की थी उसकी इंटेंशन गवर्नमेंट की बताई थी। ठीक है, मंडल कमीशन को लेकर के।
6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया जिसमें ये कहा गया कि हम उस रिकमेंडेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि ये डिसीजन जो है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्टेटमेंट के थ्रू वो चलेगा। ठीक है, डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ऑब्वियसली वो पुरानी वाली लाइन ऊपर वाली जो याद है वही वापस से आ गई कि उसको भेजा गया पर्सनल डिपार्टमेंट को, वहां पे उन लोगों ने साइन किए 13 अगस्त ऑफ 1990 को। कुछ मंथ्स तक तो ये काफी डिबेटेबल इशू रहा पूरे कंट्री में। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में लोग अलग अलग जगह पर आर्टिकल्स लिख रहे थे, इसके अगेंस्ट भी, इसके फॉर में भी। ठीक है, दोनों तरफ से लिख रहे थे, तो अलग अलग व्यूज थे लोगों के। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ कि भाई वो लोग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स के बारे में लोग बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि भैया हम जो हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास बेचारों के पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो लोग बैकवर्ड क्लास को आते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो लोग इसके अगेंस्ट थे, जिनको नहीं मिल रहा था, वो ये कह रहे थे कि भैया ये हमारी कम्युनिटी इसके साथ बेईमानी है, क्योंकि उनको मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है तो गलत बात है, ये तो अनफेयर है। ऊपर से ये साथ में जाति प्रथा जो है, जो जिसके बारे में मैं डरता हूं कोई भी स्टेटमेंट देने से तुम लोग को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये कास्टिज्म के चक्कर से ऊपर निकलो, सब सोचना बंद करो कास्ट वास्ट जैसी चीजें। तो होता क्या है कि जिसको मिलता है तो वो तो चाहता है कि वाह वेरी गुड, ठीक है, और जिसको नहीं मिलता है उसको लगता है यार कितनी गलत चीज हो रही है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा, जबकि मैं भी तो इस देश का बच्चा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, राइट। तो ये वाली फीलिंग आ जाती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 लड्डू मिल गए हो तो जेलेसी, हाँ जेलेसी ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर किसी को मिल रहे हो या कुछ मिल रहा हो और आपको नहीं मिल रहा हो, आपको भूखा रहना पड़ रहा हो, तो आपको दुख होगा, आपको लगेगा यार बताओ वो आदमी, उसका सिर्फ उसके बाल जो है, उसके स्ट्रेट बाल है, मेरे कर्ली बाल है, इस वजह से मेरे को नहीं मिल रहा, या मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जस्ट, तो मुझे नहीं मिल रहा है रसगुल्ला, तो वो चीजें, तो जलन आ जाती है इंसान के अंदर, जेलसी आ जाती है, ह्यूमन नेचर है। तो वैसा ही कुछ हो रहा था। हम इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये डिसीजन जो था वो सही था या गलत था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इस बारे में, ठीक है, सबको लोगों का अपना अपना पॉइंट है इस पे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम ये देखेंगे कि ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और कैसे इंप्लीमेंट कराए जाते हैं इस देश में, ठीक है, कैसे कैसे चीजें चलती हैं आगे। चलिए, हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं मनोज। सर मैं पढ़ूं देवांश। सर मैं पढ़ूं देवांश। बहुत देर से हाथ उठा के रखा है इसमें, ठीक है सर एक बार ये कार्टून का एम भी बता दीजिएगा। यस सर। इस कार्टून का तो एम यही था मेरे हिसाब से, तो ये है कि देखो जो मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है, मैं तो इसे अपने हिसाब से देखता हूं, मुझे लगता है कि अमूल ये कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है हमारे यहाँ, मतलब चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अमूल ले सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना खा सकता है, कितना खरीद सकता है, ठीक है। मतलब सर कोई कोटे वाली बात नहीं है, सब ले सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कोटा नहीं है, इसे चाहे तो जितना भी चाहे वो ले सकता है। और इन्होंने ओबीसी का फुल फॉर्म जो है वो अलग रखा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक इन्होंने ये इसका नाम दिया है, ठीक है। असल में ये ओबीसी कुछ और है, ठीक है, और ओरिजिनल ओबीसी कुछ और होता है, ठीक है। यस सर, मतलब ये कहना चाहते थे कि हमारा जो ब्रांड है उसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, सारी कास्ट और सब खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई प्रिविलेज भी नहीं है, तो कोई हिंड्रेंस भी नहीं है कि आप XYZ कास्ट के तो नहीं मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप उस कास्ट के हैं तो आपको स्पेशली ज्यादा दिया जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि आप उस कास्ट के तो आपको नहीं दिया जाएगा, दोनों ही बातें हैं, सबको जितना चाहे जो ले सकता है। यस, लेकिन सर नीचे यहाँ लिखा हुआ है अमूल द रायट टेस्ट। रायट मतलब दंगा होता है, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं है इस कोटेशन का, अमूल द रायट टेस्ट मतलब इसका टेस्ट कैसा लगेगा? हाँ क्या? कुछ नहीं सर। हाँ तू सही सही यू आर सेइंग राइट, लाइक इसका टेस्ट दंगे करा देगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बोलते हैं ना टेस्ट द थंडर, उसका है थम्स अप का। यस सर। बिजली का टेस्ट नहीं होता ना, ऐसे यहाँ पर ये द राइट टेस्ट मतलब कि
मेरे हिसाब से कि भाई वो ऐसा टेस्ट है, रेवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी टेस्ट है, इसके अलावा किसी और का नहीं है, ऐसा कुछ होगा मेरे हिसाब से। ऐसा टेस्ट सर ये ऐसा भी हो सकता है ना सर, सपोज मतलब वो द राइट टेस्ट हो और सर यहाँ पे जो उस टाइम सिचुएशन थी सर उसकी वजह से इसको राइट किया गया हो, शायद ऐसा भी हो जैसे सकता अमूल का जो है। एडवर्टीजमेंट है जैसे अभी तो अटर्ली टेस्ट बटरली, सर अटर्ली बटरली कोई वर्ड तो है नहीं सर, लेकिन ये राइमिंग है सर, इसलिए उसको उन्होंने अपना वो एडवर्टीजमेंट के लिए बनाया। हाँ 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 बिल्कुल, नहीं ये भी पॉसिबल है, एक्चुअल में ये पॉसिबल है। यस सर। चलो पढ़ो बेटा, जल्दी से ये वाला पैराग्राफ पढ़ दे। Who resolved this dispute? You know that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of government decisions. Some persons and associations opposed to this order filed by a number of cases in the court. They appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. The Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as the Indra Sawhney and others versus Union of India case. 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides. By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the Government of India was valid. At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its original order. It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 1993. The dispute thus came to an end and this policy has been followed since. ये हुआ क्या कि लोग कोर्ट चले गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको एक कमेटी बनाई और उस पर जितने भी केसेस आए थे अलग अलग लोगों पर, किसी किसी जगह पर, किसी में मान लीजिए किसी ने महाराष्ट्र में, किसी ने यूपी में, किसी ने राजस्थान में, सब लोगों ने अलग अलग जगह पर केस कर दिया। वो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको एक जगह बंच किया और इसको कलेक्टिवली कहा इंदिरा साहनी, क्योंकि पहला केस इंदिरा साहनी की तरफ से आया था, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, 11 जजेस, और वहां पर उसका केस था क्योंकि उनका ऑर्डर इंदिरा साहनी के नाम से इशू हुआ था वहां पर। तो खैर, तो यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा गया, 11 जजेस की एक बेंच बनी जिन्होंने दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स को सुना और फिर मेजोरिटी से ये कहा कि नहीं, जितना भी जो भी ये ऑर्डर है ये सही है और जो बेचारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन ये भी कहा साथ में कि भैया उनको नहीं मिलना चाहिए जो बैकवर्ड क्लास के तो हैं लेकिन उनके पास एकदम बढ़िया तरीके से उनकी सिचुएशन जो है वो वेल टू डू है, यानी वो क्रीमी लेयर में आते हैं। कास्ट तो भले ही उनकी ये है लेकिन वो आते क्रीमी लेयर में है। यस सर, मतलब चाहते हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले को चाहते हैं देना। हाँ हाँ, तो वो गरीबी रेखा से जो नीचे के उन लोग के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है चलो आपको मिलेगा। तो फिर उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने नया फर्स्ट मेमोरेंडम 8 सितंबर 1993 को इशू कर दिया, जिसमें कि जो कि आज तक जारी है और उसी पॉलिसी पे आज भी काम हो रहा है। ठीक है, यस सर। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे तुम लोग पढ़ के आना। ठीक है, गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night everyone. Good night everyone.